नमस्कार मित्रों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं भारतीय संविधान के स्रोत को लेकर। यदि हम स्रोत की बात की जाए तो भारतीय संविधान में दो प्रकार से स्रोतों को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ आंतरिक स्रोत लिया गया है, कुछ बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का आशय यह है मित्रों कि जैसे आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत का प्रशासन चल रहा था, संचालन चल रहा था भारत का, 1935 के अधिनियम के तहत चल रहा था। अर्थात भारतीय शासन अधिनियम 1935 जब एक्ट आया था, तो इसी एक्ट के तहत भारत का शासन प्रशासन संचालन चल रहा था। तो अधिकांश आर्टिकल्स इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये हमारा भारतीय संविधान में जो स्रोत की बात की जाए तो ये आंतरिक स्रोत है, क्योंकि ये पहले से चल रहा था हमारे भारत में। और बाह्य स्रोतों की बात की जाए तो जैसे कुछ ब्रिटेन से स्रोत लिया गया है, कुछ अमेरिका से स्रोत लिया गया है, तो कुछ आयरलैंड से स्रोत लिया गया है। इस तरह से कई देशों से मुख्य रूप से स्रोत लिए गए हैं, जो कि हम लिखे हुए हैं। पहले से इसलिए लिख देते हैं मित्रों, ताकि लिखने में समय ज़्यादा न हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का आप लोगों को प्रयास करूं। तो मित्रों, अगर हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1935 की, तो इस एक्ट के तहत आप जानते हैं कि अपने भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं। तो 395 आर्टिकल में से लगभग 250 आर्टिकल्स या अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कुछ अनुच्छेद तो सीधे सीधे ले लिया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स या कुछ अनुच्छेद में कुछ संशोधन करके लिया गया है। लेकिन लगभग 250 अनुच्छेद इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट के तहत लिया गया है। अगर हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1935 के एक्ट के कुछ प्रावधान, जैसे न्यायपालिका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हो यानी लोअर कोर्ट हो, या राज्य स्टेट से संबंधित हो, उच्च न्यायालय जिसे आप हाई कोर्ट कहते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय ना। तो इस तरह से जो ये न्याय व्यवस्था की बात की गई थी, तो सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया था। और यही लिया भी गया है कि कहाँ पर, भारतीय संविधान में। तो चाहे हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तीनों कोर्टों का निर्माण इसी भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक्ट के तहत लिया गया है। और इसके बाद इसमें और बात करें तो जैसे कैग है तो कैग भी इसी अधिनियम के तहत लिया गया है। लोक सेवाएं हैं, जैसे आईपीएस आईएएस जो चुने जाते हैं अखिल लोक सेवाएं, ये भी इसी 1935 के शासन अधिनियम के तहत लिए गए हैं। तो मुख्य बातें ये सब चीजें नहीं पूछी जाती, केवल यही पूछा जाता है अधिकांश आर्टिकल्स कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लगभग 250 आर्टिकल्स। यदि हम आगे बात करें तो ब्रिटेन पहुंचते हैं। कहाँ पर? ब्रिटेन से आपका गहरा संबंध था मित्रों, इसलिए मैं सबसे पहले ब्रिटेन को लिखा हूं। तो ब्रिटेन के संविधान से, जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में, उन चीजों की मैं बात करता हूं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है मित्रों कि जैसे आप चुनते हैं किसको, संसद को, संसद यानी एमपी को चुनते हैं, संसद सदस्य को चुनते हैं आप, तो उन्हीं संसद सदस्यों से प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विदेश मंत्री बनते हैं, राज्य मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। अर्थात उसी संसद से मंत्री बन रही है, अर्थात सरकार बन रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसी सरकार जो संसद से बनती है, संसदीय सरकार कहलाती है। एक लाइन में आप यही कह सकते हैं कि जिस देश की ऐसी सरकार जो संसद से बनती हो, उसे संसदीय सरकार कहते हैं। संसद से बनने का मतलब, जैसे आप संसद सदस्यों को चुनते हैं, एमपी जो लोकसभा चुनाव होता है, तो उसमें से कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो कोई विदेश मंत्री बनता है, तो कोई वित्त मंत्री बनता है। इस तरह से जो मंत्रियों का घेरा है, समझ रहे हैं, कहां से बन रहे हैं, संसद से बन रहे हैं। यही संसदीय शासन प्रणाली है। ऐसी सरकार जो संसद से बने, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आती है। दूसरी बात करें हम तो संसदीय विशेषाधिकार।
तो संसद को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं आर्टिकल्स 105 में। आर्टिकल्स 105 में संसद को कुछ जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उसे लिखा गया है। इसी आर्टिकल के तहत संसद अपने विशेष अधिकारों को जैसे कोई कानून बनाना होता है तो वहां पर पालन करते हैं। तो इस तरह से हमारा दो चीजें हुई है, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक संसदीय विशेषाधिकार। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तीसरी चीज द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक का मतलब यह होता है मित्रों, जैसे संसद है, क्या है? संसद है। तो संसद में दो सदन है, एक राज्यसभा है, एक राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। तो यहाँ पर कितने सदन हुए? दो सदन हुए, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। इसी को द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, जैसे कहूँ मैं भारत का नागरिक हूँ, आप कभी ये तो नहीं कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ या मैं बिहार का निवासी, बिहार या उत्तर प्रदेश के तो आप निवासी हैं ही, मतलब आप ये कभी नहीं कहते कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ। इस तरह से तो आप कभी कहते नहीं मैं राजस्थान का नागरिक हूँ, इस तरह से आप कभी नहीं कहते हैं। केवल यही कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि इकहरी नागरिकता पूरे भारत, अखंड भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत के व्यक्ति हो या पूर्वोत्तर भारत के व्यक्ति हो या उत्तर भारत के व्यक्ति हो या मध्य भारत के व्यक्ति हो या पश्चिम भारत के व्यक्ति हो, पूरे भारत के व्यक्ति को केवल और केवल इकहरी नागरिकता है। मतलब पूरे भारत में इकहरी नागरिकता है। कहीं का भी व्यक्ति होगा पूरे भारत को, केवल वो यही कहेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। वहां पर पहले जैसे मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, फिर उसके बाद कहते थे मैं भारत का भी नागरिक हूँ। तो इस तरह से दोहरी नागरिकता थी। यही नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में। वहाँ आप जानते हैं 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता है ना। तो वहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन अपने भारत में इकहरी नागरिकता। अब जम्मू कश्मीर में से धारा 370 के जो विशेष अधिकार दिए गए थे उसे हटा दिया गया था, रद्द कर दिया गया, इसलिए वहां भी अब केवल इकहरी नागरिकता है। अर्थात अब पूरे भारत में केवल और केवल इकहरी नागरिकता है। जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसे आप बोल सकते हैं मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। इस तरह से इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, आप जानते हैं प्रधानमंत्री मंत्रियों का जो समूह होता है उसे मंत्री परिषद कहते हैं या मंत्रिमंडल कहते हैं। यही व्यवस्था, यही मंत्रिमंडल व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, आप आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे विधि का शासन किस प्रकार से समान संरक्षण दिया जाता है, समानता दिया जाता है। आपको जब मैं आर्टिकल 14 बताऊंगा तो उसमें विधि के शासन में डिटेल से बातें मैं करूंगा। तो विधि का शासन भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। देखिए संसदीय शासन प्रणाली, संसद से बना संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार 105 में दिया गया है आर्टिकल। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब राज्यसभा लोकसभा, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधि का शासन, ये सारी चीजें ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अच्छा, संसद से सरकारें बन रही हैं तो इसका मतलब वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं। ये भी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करें आगे मूल अधिकार या प्रस्तावना। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें मूल अधिकार का प्रावधान जो दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। प्रस्तावना, प्रस्तावना भी अमेरिका से लिया गया है। दो प्रकार से प्रश्न बन सकता है, जैसे पूछे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? हम भारत के लोग, तो ये भी विचार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात की बात करें हम तो आर्टिकल 360 में 360 में है 360 वित्तीय आपात आर्टिकल 360 में है। वित्तीय आपात क्या होता है मित्रों? जब आपका इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो जाए,
आपकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाए, समझ रहे हैं, या आक्रमण के कारण या किसी और के कारण भारत में गरीबी आ जाए, भुखमरी आ जाए, लोग मारे फिरे, पूरे भारत देश में एक खड़बड़ी मच जाए, तो उसी समय वित्तीय आपात का प्रावधान किया जाता है। इसे जब आर्टिकल हम 360 पढ़ेंगे डिटेल में आगे से, तो वहां पर डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके वेतनों में कटौती की जाती है। हर प्रकार की बात हम आर्टिकल 360 जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां बताएंगे। तो मूल अधिकार प्रस्तावना वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन ये आर्टिकल 137 में है। किसमें है? आर्टिकल 137 में है। इस न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे दी गई है? तो हमारे भारतीय न्यायपालिका को दी गई है। न्यायपालिका को यह अधिकार है, यदि संसद या सरकार कोई कानून बनाती है, उसे लागू करती है, तो वो चीजें न्यायपालिका देखती है कि यह संविधान के अनुसार है या नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलने दीजिए, कोई भी कानून हो। लेकिन यदि संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई संसद विधि बनाती है या ऐसा कोई सरकार कानून लागू करता है जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान से परे हो, तो उस ऐसी विधि, ऐसी कार्य को न्यायपालिका जो होती है रद्द कर देती है, कैंसिल कर देती है। इसी शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। यह आर्टिकल 137 पे दी गई है। तो यह भी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति भी कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद आप पढ़ेंगे आर्टिकल 63। आप पढ़ेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 63। तो वहां पर कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब भारत की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या लोअर कोर्ट है, वो एकदम निष्पक्ष स्वतंत्र पूर्वक कोई भी निर्णय देगा। उस किसी के बाद में नहीं आएगा, ना तो राजनेता के, ना तो नेता के, किसी के कहने के अनुसार नहीं आएगा। वो अपने स्वतंत्र पूर्वक निष्पक्ष होकर कोई भी निर्णय सुनाएगा। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। कहां? आर्टिकल 61 के तहत, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है कि फिर राष्ट्रपति पर। अब महाभियोग की हम बात करें, जब राष्ट्रपति पर तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है। केवल और केवल जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पर। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि भ्रष्ट हो गया या गलत कार्य कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तब भी वहां पर अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर दी जाती है। आप सुने होंगे पिछले वर्षों हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई थी, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। अब हम तो ये सारी चीजें कहां से? अमेरिका के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार और प्रस्तावना, वित्तीय आपात, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तो ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हम यदि आगे बात करें चौथे नंबर पर, तो आता है आयरलैंड का संविधान। कहां? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? डीपीएसपी जिसे कहते हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ, डीपीएसपी कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो जैसे राज्य कोई कानून बनाने लगे, राज्य कोई योजना ला रहा है, कोई कानून बनवा रहा है,
राज्य सरकार की हम बात करते हैं, तो वो जो प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 36 से लेकर 51 में, जो उसमें व्यवस्थाएं दी गई है, उसी आधार पर राज्य नीतियों का निर्माण करता है। इसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यही कहा गया है कि जब राज्य कोई भी कानून बनाए, कोई प्रावधान लाए, कोई योजनाएं लाए, तो आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़े, उसी जो संबंधित योजना प्रावधान दिए गए हैं उसी से संबंधित आप कानून लाइए, योजनाएं लाइए। तो आर्टिकल्स यहाँ पर 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं राज्य के निर्देशक तत्व, जब आप भाग 4 पढ़ेंगे तो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। आप जानते हैं साहित्य से, कला से, समाज सेवी से, ये सारी चीजें जब भारत के राष्ट्रपति के पास या विचार है कि आपके जानते हैं सदन में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह अधिकार कहाँ से, किस संविधान से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से प्रावधान आया है, वहां से लिया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आप जानते हैं जैसे उत्तर प्रदेश बहुसंख्यक में 31 सीटें हैं सर्वाधिक, बिहार में 16 सीटें हैं, वहीं राजस्थान में 10 सीटें हैं, एमपी में 11 सीटें हैं। इस तरह से जो सीटों का आवंटन किया गया, सीटों का बंटवारा किया गया है, कहाँ? पूरे भारत के राज्यों में। किसकी? राज्यसभा के सीटों की। तो ये राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा किया गया है, जो आवंटन किया गया है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मतलब जो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, वो सभी राज्यों में एक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31, बिहार में 16, एमपी में 11, राजस्थान में 10, ऐसे ऐसे पूरे भारत में बांटा गया है। तो आयरलैंड के संविधान से 3 चीज याद करना है: राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करें समवर्ती सूची, तो ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। आप आर्टिकल 246 पढ़ेंगे तो उसमें समवर्ती सूची का प्रावधान दिया गया है। आप जानते हैं कि केंद्र सूची और राज्य सूची पहले से ही चली आ रही थी विरासत में एक तरह से, लेकिन समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची आर्टिकल पढ़ेंगे आप 246, तो वहां पर इसका प्रावधान दिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन यदि प्रस्तावना पूछे या प्रस्तावना का विचार पूछे तो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मित्रों, संयुक्त अधिवेशन आप पढ़ेंगे आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि साधारण विधेयक के संबंध में, मान लीजिए कोई विधेयक लाया जाता है, अगर वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? 108 आर्टिकल के तहत तो संयुक्त अधिवेशन। तो इस तरह से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यदि हम आगे बात करें राष्ट्रीय आपात या आपातकालीन उपबंध, तो ये दोनों चीजें कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। कहाँ से मित्रों? जर्मनी से लिया गया है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, इसको तो हम आर्टिकल 352 जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में 3 बार लगाया गया है। और ये राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है जैसे कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक विद्रोह हो जाए, तो इस सब स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इस सब स्थिति में
आर्टिकल 352 लगाया जाता है। उस समय आपातकालीन जो शक्तियां दी जाती हैं राष्ट्रपति को दी जाती है। जब आपातकाल लगाया जाता है तो आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी जाती है। उनके अधिकार एवं शक्तियों का विवरण कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। राष्ट्रपति महोदय सबसे पहले, जैसे राष्ट्रीय आपात लगा है तो सबसे पहले संविधान में मूल अधिकार के कुछ प्रावधानों को छीनते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता छीनते हैं, कुछ जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे पहले आर्टिकल से ही छीनते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल्स जो हैं मुख्य रूप से, तो उन्हें राष्ट्रपति छीनता है। ये सब आर्टिकल्स हम बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत छीनता है आगे डिटेल में। केवल अभी आप इतना जानिए कि राष्ट्रीय आपात 352 में है। आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां कहाँ से ली गई है? जर्मनी के संविधान से। अभी आर्टिकल समझाता है इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी केवल एक आर्टिकल से बताएं 352, अभी उसी में से 300 कुछ 59 या 58 बता देंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी एक एक आर्टिकल्स पढ़िए, ऐसे मेरे साथ सभी आर्टिकल्स याद करवा दूंगा मित्रों। ऐसे धीरे धीरे चलते रहिए। आप एक बाकी के चक्कर में पढ़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एक के साथ है सब सद है, तो सब एक के साधा सब जिन सदा। तो राष्ट्रीय आपात 352 आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां का प्रावधान कहाँ से? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से मित्रों? जापान के संविधान से लिया गया है। यदि प्रश्न पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। अब संघीय व्यवस्था, अब ये सारी चीजें हम कनाडा के संविधान में देखेंगे। कहाँ के? कनाडा के संविधान से जो भारतीय संविधान में लिया गया संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है जैसे शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, मतलब केंद्र और राज्यों को शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस तरह से सूचियों को बांटकर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, वही संघीय व्यवस्था कहलाता है। तो संघीय या संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, अभी तक हम 3 आर्टिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट बता चुके हैं। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। राष्ट्रपति के संबंध में 3 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो राष्ट्रपति शासन 356, ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है मित्रों? तो जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में आए दिन खूब मर्डर हो रहा है, खूब गोलियां चल रहे हैं, ठीक है, गोलियां चल रहे हैं, बम चल रहा है, फूट रहा है, ऐसे अशांति फैल जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आक्रोशित हो जाए, तो इस स्थिति में जो उत्तर प्रदेश के आपके राज्यपाल हैं महोदय, वो जाएंगे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब हो गई है, अतः वहां पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उसका प्रावधान आर्टिकल 356 में दिया गया है। राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में पूरे प्रदेश की देखरेख करता है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी करते हैं वैसे पूरी शक्तियां राज्यपाल में आ जाती हैं। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही शासन करता है कुल मिलाकर, लेकिन वो अपने एजेंट राज्यपाल के माध्यम से करता है। तो यह प्रावधान 356 में दिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब तीसरा हम बात करें राज्यपाल का पद। आप पढ़ेंगे आर्टिकल 163 में, अनुच्छेद 163 पढ़ेंगे तो उसमें राज्यपाल का पद दिया गया है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां, ये आर्टिकल 248 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 248 पढ़ेंगे तो उसमें अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं मित्रों? जैसे आप पढ़े हैं केंद्र अवशिष्ट शक्तियां, तो आप पढ़े होंगे केंद्र सूची, राज्य सूची, अभी हम पढ़ाए हैं समवर्ती सूची। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं,
कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जो विषय जिसके अंतर्गत आते हैं वही कानून बनाते हैं। मतलब जो विषय केंद्र सूची के अंतर्गत आएगा वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा वो राज्य सरकार उस पर कानून बनाएगी, जो जो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाएंगी। लेकिन यदि केंद्र और राज्य में टकराव होता है, केंद्र और राज्यों में कानूनों में टकराव होता है, तो प्राथमिकता केंद्र सरकार को दी जाती है। लेकिन इस कुछ विषय ऐसे भी होते हैं जो ये तीनों सूचियों के परे होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं अनुसंधान खोलना हो किसी दूसरे महाद्वीप में, किसी महासागर में, जैसे इसरो है, तो मतलब इस तरह से जो टेक्निकल चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, वो सारी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत, सारे विषय अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 248 में दिया गया है। और किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार को एक शक्तियां दी जाती है। किसको? केंद्र सरकार को ये शक्तियां दी जाती हैं। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है मित्रों। वहीं पर हम बात करें 9वें नंबर पर, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र क्या होता है? अब्राहम लिंकन जी कहे थे, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। अर्थात आप सबसे पहले एमपी एमएलए चुनते हैं, एमपी एमएलए मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनके माध्यम से जो शासन चल रहा है राज्यों में या केंद्र सरकार में, जो शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, वही लोकतंत्र है। मतलब आपने चुना है, मनपसंद आप चुनाव कर रहे हैं। आप चाहे योगी जी को जिताइए, चाहे अखिलेश यादव जी को जिताइए, चाहे मायावती जी को जिताइए, तो आप अपने मनपसंद का प्रशासक चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। तो यही लोकतंत्र है कि अपने मनपसंद के व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, यही लोकतंत्र है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। गणराज्य क्या है? गणराज्य या गणतंत्र इसी को कहते हैं। जैसे आप संविधान के प्रस्तावना पढ़ेंगे तो लिखा गया है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो जो ये गणराज्य शब्द आया है या गणतंत्र शब्द आया है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी, गणराज्य भी कहाँ के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्र का मतलब सीधा से यही होता है, ऐसा देश जिसका राजा, जिसका मुखिया, जिसका राष्ट्रपति सब या में है। चाहे वो राजा कहे आप, चाहे आप राष्ट्रपति कहे, चाहे आप देश का मुखिया कहे। गांव के हम मुखिया की बात नहीं कर रहे हैं, देश की मुखिया की बात कर, देश के राजा की बात कर रहे हैं, किसी जिले के राजा की बात नहीं कर रहे हैं कि। तो इस तरह के जो बनते हैं व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति महोदय हमारे देश में बनते हैं, ब्रिटेन में राजा बनते हैं ना। तो इस तरह से जो प्रावधान है वो जब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। मतलब ऐसा देश जहाँ का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र का मुखिया या राष्ट्र का राजा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप से चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं, उसी देश को गणतंत्र कहते हैं। उसी देश को गणतंत्र कहते हैं। जैसे आप किसको चुनते हैं? विधायक को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं। लेकिन जब आपके देश के मतलब भारत देश के जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगता है, तो उस राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य उनके चुनाव में भाग लेते हैं। अर्थात आप प्रत्यक्ष रूप से तो राष्ट्रपति को नहीं चुन रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। आप सांसद को चुन रहे हैं, तो सांसद अगर राष्ट्रपति को चुन रहा है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आपने चुना। और आप जब लोकसभा का चुनाव होने लगता है, मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव होने लगता है, तो आप डायरेक्ट वोट डालते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपने चुना। और जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से आपने चुना। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहाँ के संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक हम लास्ट बात करें मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की बात हम करें तो आर्टिकल 51 का या ए में
इसका प्रावधान है। मतलब अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अब यहाँ सवाल यह उठता है कि यह मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया है, तो पूर्व सोवियत संघ है या रूस से यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक संशोधन किया गया, आर्टिकल 51 का जोड़ा गया या 51A जोड़ा गया, उसी में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। तो कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से अब जब हम प्रस्तावना पढ़ाने लगेंगे तो उसमें बताएंगे, जैसे न्याय भी रूस के संविधान से लिया गया है या पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, ये भी कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से, और उसमें जो समानता शब्द आता है, बंधुता शब्द आता है, स्वतंत्रता शब्द आता है, ये 3 आदर्श शब्द फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति से जो उभर कर आया था, अर्थात फ्रांस से हम स्वतंत्रता शब्द लिए हैं, बंधुता और समानता शब्द लिए हैं। ये तीनों शब्द को जब हम डिटेल से पढ़ेंगे प्रस्तावना में तो वहां बताएंगे। एक बार फुल रिवीजन मात्र 1 से 2 मिनट में। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत आर्टिकल लगभग 250 आर्टिकल्स लिए गए हैं अपने भारतीय संविधान में, 395 अनुच्छेदों में। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार 105 में दिया गया है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, विधि का शासन, ये सारे के सारे चीज कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटेन से। मूल अधिकार, प्रस्तावना का विचार, वित्तीय आपात आर्टिकल 360, न्यायिक पुनर्वलोकन आर्टिकल 137, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, महाभियोग आर्टिकल 61, ये सारे के सारे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वहीं बात करें आयरलैंड, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है, बंटवारा किया गया है, ये तीनों प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत दिया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से प्रावधान लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, आपातकालीन जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती हैं, अधिकार दिए जाते हैं, ये चीजें कहाँ से, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियां, ये सारी चीजें कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं पर लोकतंत्र, गणराज्य फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समानता, बंधुता, स्वतंत्रता जैसे 3 आदर्श शब्द भी फ्रांस की क्रांति से जो उभरा था, अर्थात फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, ये मूल संविधान में नहीं था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन होता है आर्टिकल 1976 में, आर्टिकल 51A या 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। तो इस तरह से मित्रों ये आज का हमारा क्लास इन होता है। भारतीय संविधान के स्रोतों में कुछ महत्वपूर्ण हम विषय के ऊपर बात किए हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे, यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा, स्रोत से यदि प्रश्न बनेगा, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 100% तो नहीं कह सकते हैं मित्रों, लेकिन 99% हमारा इस पर पूरा फोकस था और पूरा का पूरा आप सही करेंगे। आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। वैसे तो एक ही वीडियो में आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप एसएससी बैंक रेलवे को दे रहे हो या एनटीपीसी ग्रुप डी का या टेट सुपर टेट, कोई भी टीचर एग्जाम में जहाँ भी संविधान पूछा जाता है, आई वनडे एग्जाम, आप वनडे एग्जाम कोई भी देखेंगे तो जो प्रश्न पूछता है, यही जो मैं 4-5 क्लास अभी डाल रहा हूँ, शुरुआत का जो क्लास चला रहा हूँ, यही से प्रश्न पूछेगा, समझ रहे हैं। डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, छोटी छोटी चीज़ें पूछता है। तो थैंक यू मित्रों। यदि आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर
जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू।